हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 8 बजे जो है बेहतरीन जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट लेकर आए हैं। और आज का जो टेस्ट है वो आपका जीके का स्पेशल टेस्ट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए वाले क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी बीएड की, बिहार बीएड की, या किसी भी स्टेट के बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल लेखपाल हो, यूपीपी कांस्टेबल हो, किसी भी कंपटीशन की, आप सभी लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सभी क्लास में जीके आती है और ये जो विभिन्न एग्जाम है सभी जगहों पर आए हुए क्वेश्चंस है। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेकिन जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। आप सभी लोगों के पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस के अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो वो आप जरूर याद रखा करें। ठीक है, चलिए आंसर टाइप करिए। सिर्फ 10 सेकंड का समय आप सभी लोगों को दूंगा मैं। चलिए, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 15 है वो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ जो है भेदभाव से संबंधित नहीं है। ऐसे ही आपका एक आर्टिकल नंबर 17, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है। वहीं पर अगर हम अनुच्छेद नंबर 13 की बात करें तो ये आपका संबंधित है। इसीलिए मैं बताता हूं, कॉपी पेन जरूर रखे रहिए। जो अनुच्छेद 13 है ये मौलिक अधिकारों को न्यून करने संबंधी जो है प्रावधान है, न्यून यानी छोटा करने संबंधी। वहीं पर जो आर्टिकल नंबर 19 दिया है ये आपकी बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए, वहीं पर अनुच्छेद 11 की बात करें तो जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपकी नागरिकता से संबंधित होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चमड़ा से, तेल के बीज से, जूट से, या कपास से? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी आपको एक फैक्ट मैं जरूर लिखवाऊंगा। बिल्कुल, जितने दिन हम लोग क्लास करेंगे जानदार क्लास होगी। तो जो आपका सिल्वर फाइबर क्रांति है, जैसे आपने देखा होगा हरित क्रांति जो कि अनाज से संबंधित है, खेती किसानी से संबंधित है, नीली क्रांति आपकी जो है समुद्री जीव जंतुओं से संबंधित है। ठीक है, ये चीजें आपने देखा होगा। उसी प्रकार से जो सिल्वर फाइबर क्रांति है, जिसको आप रजत क्रांति के नाम से जानते हैं, ये आपका कपास से संबंधित है। ऐसे ही एक क्रांति और है जिसको हम गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से जानते हैं। तो जो गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से जिसको जानते हैं वो आपका जूट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर क्वेश्चन गोल्डन फाइबर क्रांति करके होता तो आंसर जूट हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखिए, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। बताइए, जो भारतीय मानक समय है, अगर मैं भारतीय मानक समय की बात करूं तो 82.5 डिग्री पूर्वी जो है आपका भारत का मानक समय है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है मानक समय के बारे में तो 82.5 डिग्री पूर्वी याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए ये कहां के टावर से की जाती है तो मिर्जापुर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर के पास जो है क्लॉक टावर है जहां से भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते, सॉरी 4 क्वेश्चन इसमें है नहीं, मिस हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप दीजिए। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? एचडीएफसी बैंक, आईडीआईबीआई बैंक, सेंचुरियन बैंक, या एक्सिस बैंक? बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें तो जो आपका इस समय एक्सिस बैंक है, इसी एक्सिस बैंक का पहले नाम यूटीआई बैंक था। याद रखिएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था, तो यूटीआई बैंक है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, जो यूटीआई बैंक है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसी का नाम बदलकर 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? बिल्कुल 10 सेकंड का समय है, आंसर सभी लोग जरूर दें। 1978 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है गठन की घोषणा की थी, तो इसका राइट आंसर जनता पार्टी हो जाएगा। और जनता पार्टी उस समय शासन कर रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। बिकमिंग का लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, या हिलेरी क्लिंटन? देखो, ये बुक एंड ऑथर ये सब काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके पास मिल जाते हैं, और इन सभी की मैं अलग अलग क्लास भी लेकर आऊंगा, आप लोग इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अभी 1-2 दिन प्रैक्टिस सेशन हम लोग का चलेगा, उसके बाद हम लोग जो है इसकी अलग अलग क्लास लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा आपको पता है कि बराक ओबामा जी की धर्मपत्नी है, जो कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके हैं। और अगर ये हम कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है, तो 4 साल उनका कार्यकाल होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार आता है। तो 4 साल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का 5 साल होता है। और मिशेल ओबामा जो कि बराक ओबामा जी की पत्नी है, इन्हीं ने ही बिकमिंग पुस्तक लिखा है और ये विभिन्न एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? 4, 5, 2 या 3? बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन रोलर है कौन सी पक्षी। तो आपको पता होगा, आप लोगों ने नीलकंठ देखा होगा अपने अपने क्षेत्रों में, नीलकंठ, उसी को हम लोग इंडियन रोलर या ब्लू जे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लू जे आप यहां पर देख सकते हैं, या इंडियन रोलर या नीलकंठ। और नीलकंठ जो है 3 राज्यों की राजकीय पक्षी है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 राज्य आपको लिख लेने हैं। एक तो आपको उड़ीसा लिख लेना है, कर्नाटक लिख देना है और तेलंगाना लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका 3 राज्य आपको लिखना है, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना, जहां पर नीलकंठ जो है उसकी राजकीय पक्षी है। चलिए, वैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी की बात करें तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है। जरूर बताएं सभी लोग कमेंट करके। कमेंट करने में कोई भी लापरवाही बच्चा नहीं करेगा। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो मेहनती बनना होगा, परिश्रमी बनना होगा। ठीक है, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ब्रोंकी, सिलिया, विली या एल्वियोली? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो है सिलिया हो जाएगा। ठीक है, श्वसन मार्ग के जो ऊपरी भाग के सूक्ष्म बालों जैसी संरचना होती है उसको सिलिया बोलते हैं। चलिए, तो जहां समझाने लायक होगा वहीं समझाएंगे, सब जगह हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? चलिए, यहां भी आप लोग कॉपी पेन पकड़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर काली मिट्टी हो जाएगी। अब इसमें आप लिख लीजिए नोट्स में, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी काली मिट्टी है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? बताइए। यानी कि आपसे पूछा गया कि कोयले की खान में कौन सी गैस पाई जाती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दलदली जमीनें होती है वहां पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो वहां भी मीथेन पाई जाएगी। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के खेतों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहां भी मीथेन पाई जाती है। 3 प्रकार के क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपकी खाने हैं वहां भी मीथेन, दलदली जमीनों पर भी मीथेन और आपके धान के खेतों में भी मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये जो पश्मीना ऊन है ये बनाया किससे जाता है? तो बकरी या बकरों के बालों से जो है ये बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पहली बार इसको बनाया गया था। और साथ ही साथ इस ऊन से जो है शाल वगैरह, ऊनी कपड़े, ये सारी चीजें बनाया जाता है। पश्मीना शाल जो है काफी ज्यादा फेमस है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। इसके जो 40 से 50 जो इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क है, इनकी अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। चलिए, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी या एम एस स्वामीनाथन?
चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हीरालाल चौधरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्गीस कुरियन की अगर हम बात करें तो ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की थी। अगर आपको लिखना हो तो लिख लो कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन थे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है। वहीं पर एमएस स्वामीनाथन की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, हॉकी, स्नूकर या टेनिस? दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शतरंज से संबंधित है और ये 3 बार चैंपियंस हो चुके हैं शतरंज में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? रामागुंडम, रावतभाटा, नरौरा या कलपक्कम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। बिल्कुल, और मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं, भले ही वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको बुलाइए और कहिए कि चलिए जबरदस्त टेस्ट चल रहा है और सभी लोग आकर देखें। आपको इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जा रहा है कि मान लो ये क्वेश्चन ना है, इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप एग्जाम में कर सकें। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 17 का, वो ए हो जाएगा, यानी कि रामागुंडम जो है आपका परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। बाकी के सारे जो है रावतभाटा, नरौरा, कलपक्कम, ये आपके जो है परमाणु पावर स्टेशन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सही करिएगा। यहां किसने नहीं होगा, यहां पर होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। यहां पर आपको कब लिख लेना है, कब शुरू किया गया था। चलिए, इसमें से कितने लोगों को पीडीएफ चाहिए कि सर पीडीएफ मिल जाया करे अगर हमें इस सेशन का, तो मजा आ जाया करे? एक बार जरूर बताइए, एक बार आप बता दीजिए तो आप लोगों के लिए पीडीएफ का भी इंतजाम इस चैनल पर कर दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। हालांकि आज वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आगे वाली क्लासेस में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों को चाहिए पीडीएफ आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें। चलिए, तो इसका राइट आंसर 1942 हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा इस चीज को, डेट भी जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी जो है मूवमेंट में या इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया था? कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर या चेन्नाकेशव मंदिर? बताइए। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर कैलाश मंदिर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं आप लिख लेना जहां पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हो, लिख लेना, कई बार पूछा गया है। वहीं पर एक मंदिर का नाम और लिखिएगा आप लोग, बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजराज चोल ने। राजराज चोल ने जो है इसका जो है कराया था। एक सेकंड, पेन चल नहीं रहा सही से। चलिए, राजराज चोल आप लिख लीजिए। ठीक है, राजराज चोल, इन्होंने इसकी जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, बताइए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, चलिए इसको अगर हम बता दें, अगर आपके पास नोट्स है तो जरूर लिखिए। जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसको मिला था, तो आप लिख लीजिए हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहले सरस्वती सम्मान दिया गया था। और यह जो है साहित्य से संबंधित है। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, यह साहित्य से संबंधित है और हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहले इसको दिया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? हालांकि यहां पर लोग लिखा है, इसको लीग कर दीजिएगा। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या शौकत अली? चलिए, तो इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए ये हुआ कहां था, तो ये इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। बताइए, काई की तरह का पौधा जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए।
तो ये बायोलॉजी नहीं होगा, ये ब्रायोलॉजी होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये ब्रायोलॉजी होगा और यही इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो ब्रायोलॉजी है वो जो काई की तरह पौधे होते हैं जिनको आप मांस वगैरह कहते हो, उन्हीं के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। चलिए, तो इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी इसका सही हो जाएगा। और किस समिति ने? तो स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगी। और कब इसको जो है लाया गया था? तो हम बता दें 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। और अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा रूस से ये लिया गया है। और अगर हम बात करें इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो 11 जो है मौलिक कर्तव्य इस समय है। ठीक है, चलिए, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उसको लिख लिया करिए। अगर आप ना लिख पाए, सुनने में दिक्कत हो, तो एक बार आप वीडियो को बैक कर लिया करिए, फिर से आप देख लिया करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? चलिए, तो इसका राइट आंसर सिराजुद्दौला हो जाएगा, क्योंकि जो अली वर्दी खान थे वो सिराजुद्दौला के नाना थे। तो जब अली वर्दन खान जो है हटाए गए तो उसके बाद में सिराजुद्दौला बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो भारत के तोते के रूप में जो है अमीर खुसरो जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था, तो यह भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ। तो जब भी यूपी का एग्जाम होता है तो इनका जन्म स्थान जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो को भारत का जो है तोता कहा जाता है। इन्होंने जो है तबला और इनका आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के श्रम के बारे में सही है? या सबसे अधिक मात्रा में है, या सबसे कम मात्रा में है, या मामूली मात्रा में है? कोई भी विकल्प सही नहीं है। 26, चलिए, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारत में श्रम है वो सबसे अधिक मात्रा में है। सभी को पता है, ये चीजें होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, पूरे 40 क्वेश्चन आज के इस टेस्ट में है हमारे पास, 40 क्वेश्चन, और 40 के 40 क्वेश्चन बिल्कुल जानदार तरीके से हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। तो चलो इसको हम देख लेते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, या तृतीयक में? तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारत में सारी चीजें कृषि पर डिपेंड है। तो जो आपका प्राथमिक है, प्राथमिक में सारी चीजें जो कृषि वाली क्षेत्र होती हैं वो आपकी प्राथमिक में आ जाती हैं। ठीक है, प्राथमिक जैसे कि मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, या आपका खेती किसानी हो गया, तो वो भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 260? बताइए। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका आर्टिकल 32 है, बिल्कुल, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही जो है इन्होंने हृदय तथा आत्मा कहा है संविधान का। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है वो आपका अमेरिका से लिया गया है, और इस किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? तो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में आपका है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। लिख लिया करिए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं। 29, क्योंकि ये क्वेश्चन तो यार आपको कहीं भी बुक्स में मिल जाएंगे, आप ढूंढोगे फटाक फटाक मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा। सरकार में अरे मिल सब जाएगा, लेकिन इकट्ठे नहीं मिलेगी, क्वेश्चन भी मिल जाए और आपको एक्सप्लेनेशन भी उसी साथ में मिल जाए। तो ये चीजें मैं करवा रहा हूं, तो इसका आप मदद जरूर करिए, लीजिए आप लोग। सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। कुलीन तंत्र, एक तंत्र, धनतंत्र या लोकतंत्रिका? किस तंत्र के सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? अगर शेयर ना किए हो अपने जो भी ग्रुप आपने स्टडी वाले बनाए तो प्लीज एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेगा, वीडियो को शेयर जितने भी ग्रुप हैं कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो लोकतंत्र, जो लोकतंत्र सरकार होती है उसमें राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार, लोहे के औजार, तांबे के औजार या ढाल?
चलिए, तो अगर आपको पता हो तो जो पाषाण होता है, पाषाण माने पत्थर ही होता है, तो इसका सीधा आंसर ए हो जाएगा, पत्थर के औजार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? ये तो बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका सीधा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। ईयर आप लिख लीजिए कब हुआ था, तो 1917 आपको लिखना होगा यहां पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। जैसे आपको पता है कि यहां पर सूर्य होता है, सूर्य के बाद में आपको सबसे पहले बुध मिलता है, उसके बाद शुक्र मिलता है, क्रम आपको लिखना हो लिख लीजिए, बुध मिलता है, शुक्र मिलता है, पृथ्वी मिलता है और फिर मंगल आपको मिलता है। क्लियर है? चलिए गए, तो वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं, परिध कहते हैं, कक्षा कहते हैं या परिमाप कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको हम बता दें कि जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जाहिर सी बात है जो सूर्य है उसका चक्कर जो है 8 ग्रह लगाते हैं, तो जिस कक्षा में वो अपना जो है चक्कर लगाते हैं, यानी जिस निश्चित पथ में वो अपना चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर जो है कक्षा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? रेटिना, कार्निया, आंख की नस या आंख की पुतली? मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है बिल्कुल 34 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। रेटिना जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो जो आपकी चित्र होती है वो आपके रेटिना पर ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 35, जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? प्रजनन, श्वसन, मलोत्सर्जन या चूषण? बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर जरूर टाइप करें, कोई लापरवाही ना करें। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 35 का, यानी मलोत्सर्जन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 पर आ जाते हैं, डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आंख की पुतली को नियंत्रित करती है उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर आंख की पुतली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाता है? अवतल, उत्तल या समतल? यहां पर कुछ चीजें आपको लिखना है, लिख लीजिए। जो उत्तल दर्पण होता है इसका प्रयोग आप कहां करते हैं? तो जो आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी का जो साइड वाला मिरर होता है जिससे आप पीछे के आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, उसमें आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। वहीं पर अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है वो आपके अवतल दर्पण की होती है। वहीं पर अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण आपको पता है प्लेन मिरर होता है जो आपके घर पे होता है, और यह हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाता है। तो आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, कुलांतरिक प्रतिबिंब या मृग तृष्णा? बताइए। बिल्कुल ये सेम चीज है, जैसे आप देखते हैं कि अगर आपके गिलास, कोई पानी की गिलास है, अगर उसमें आप कोई नींबू रख देते हैं तो वो आपका बड़ा दिखाई देता है। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी आप जब किसी पानी में अपना हाथ डालते हैं तो आपका हाथ एकदम से मोटा मोटा दिखाई देता है, या आप पेंसिल डालते हैं कभी पानी में या कोई लकड़ी डालते हो तो वो तिरछी दिखाई देती है। तो ये सब की सब जो घटना है वो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के जो है बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आप कभी देखते हैं कोई सिक्का अगर आप डाल देते हैं पानी में तो वो उठा हुआ दिखाई देता है ऊपर, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होता है। चलिए 39 पर आ जाइए। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं यार, थोड़ी सी नाराजगी है, तो प्लीज लाइक कर दिया करें। चलिए MP3 प्रारूप क्या है? ऑडियो प्रारूप है, वीडियो प्रारूप है, सामग्री या लेख दस्तावेज है या चित्र फाइल है? क्वेश्चन नंबर 39। चलिए तो अगर हम 39 की बात करते हैं तो MP3 आपको पता है, MP3 सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो ये ऑडियो का प्रारूप होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन,
बिना बुझा हुए चूने ठोस का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद आप सभी लोग कमेंट जरूर करें कि सेशन आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। जो भी आपके स्टडी का आपने ग्रुप बनाया है वहां पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और डेली शाम को 8 बजे, फिर से आप इस समय को नोट कर लीजिए, किसी से कुछ नहीं पूछना है, 8 बजे शाम को आपको डेली यहां पर जुड़ जाना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझे हुए चूने कहते हैं। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।